नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। भागवत जी बार बार उत्तर प्रदेश क्यों आ रहे हैं? क्या एक मिसाइल ईरान की तरफ चल रही है तो एक मिसाइल यूपी की तरफ चल रही है, पॉलिटिकल मिसाइल चल रही है। भागवत जी का यूपी आना, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम का नंद किशोर विधायक के जाना जो योगी के खिलाफ मुखर विरोध करते हैं, ये सब कुछ ऐसा चल रहा है कि जिस तरह ईरान और इजराइल चल रहा है उस तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति भी चलेगी। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने पूछा, प्रधानमंत्री लौट आए इजराइल से, लेकिन बेचारे जो पत्रकार उनकी जयकारा करने के लिए गए थे वो इजराइल में फंसे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं, हमें बचाइए। रोचक बातचीत है, चलते हैं केपी मलिक जी के पास, पूरी बातचीत सुनिएगा। 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा कैसी लगी बातचीत। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका और हमारे दर्शकों का भी। लेकिन एक बात मेरे को संजय जी समझ में नहीं आई है कि आप उधर से निकले दुबई से और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी तेल अवीव इजराइल से निकले और निकलते ही दोनों जगह युद्ध शुरू हो गया। ये जो गणित है आप लोगों का, ये हमें समझ में नहीं आया। तो ये क्या केमिस्ट्री है? आज थोड़ा सा इसका भी जरा तर्जुमा अगर आप करेंगे तो अच्छा लगेगा जी, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। ये रिश्ता बड़ा मजबूत है, फेविकोल जो है जोड़ जैसा है मेरा मोदी जी का। हम लोग साथ साथ ही रहते हैं। वो जो है बड़ा, अभी 2 दिन पहले ही मैं दुबई में एक पॉडकास्ट के लिए जाने वाला था, लेकिन मेरी वो शॉर्ट फिल्म की शूटिंग थी तो मैं उसमें फंस गया तो जा नहीं पाया। आज मैंने दुबई के देखा कि दुबई में भी हमला हो गया और एयरपोर्ट में बड़ा मारा मारी है, तो मैं कहा चलो अच्छा हुआ सही टाइम पे गया नहीं मैं। तो आज बात करेंगे युद्ध। एक बड़ा युद्ध है वो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा हुआ है और पूरे खाड़ी देश उसकी चपेट में आ गए हैं। और जो प्रधानमंत्री के संग इजराइल गए थे दौरे पे, जो प्रधानमंत्री जी की बहुत तारीफ कर रहे थे गोदी मीडिया के लोग, वो पत्रकार बेचारे वहां फंसे हुए हैं। उन पत्रकारों के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, पूरा एयरपोर्ट खाली है, हम एक मिसाइल गिरी है एयरपोर्ट के पास, हमें कहा गया तुरंत सुरक्षित जगह पे पहुंचो। तो मोदी जी के संग जो पत्रकार गए थे, सरकार अभी तक उनको वापस नहीं ला पा रही है इजराइल से। इससे बात करेंगे। दूसरा युद्ध जो छिड़ा हुआ है वो दिल्ली और लखनऊ के बीच छिड़ा हुआ है। सुनने में आया कि मोहन भागवत जी फिर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। ये पहले हम दोनों युद्धों की बात करेंगे, तो चूंकि उत्तर प्रदेश से नाता है हमारा, लखनऊ के वासी हैं, तो बात उत्तर प्रदेश की जंग से शुरू करते हैं। ये बार बार ये भागवत जी आ रहे हैं भाग के लखनऊ। पहले जब जंग हुई थी योगी के खिलाफ 150-200 विधायक धरने पे बैठ गए थे, तो भी संघ के बड़े से बड़े लोगों ने दौड़ लगाई थी, BL संतोष ने, और एक एक विधायक को बुला के बात की थी। इस बार पिछली बार अभी कुछ ही दिन तो हुए, हफ्ता भर ही हुआ होगा, भागवत जी आए, पहले मुख्यमंत्री को बुलाया, फिर दोनों डिप्टी सीएम को अलग अलग बुलाया, और अब फिर सूचना ये भागवत जी फिर लखनऊ जा रहे हैं। क्या कुछ बड़ा युद्ध यहाँ पे छिड़ने का यहाँ भी ऐलान हो गया है? पहले हम यूपी के युद्ध के बारे में आपसे जानकारी ले लें, क्योंकि RSS के अंदर के नेटवर्क पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, आपको पता चलता है कि संघ में चल क्या रहा है। तो जरा बताइए कि ये संघ में चल क्या रहा है, कि उत्तर प्रदेश में भी कोई बड़ा ऑपरेशन होने की तैयारी है, खेल क्या है? संजय देखिए, लखनऊ में जो आपका निराला नगर है और वहां जो संघ का दफ्तर है, वहां निराला नगर में निराली घटनाएं होती रहती है। और 15 दिन के अंदर अंदर 2 बार वहां मीटिंग हुई है। आज भी मीटिंग हुई है संघ कार्यालय में, जिसमें योगी जी भी पहुंचे हैं और प्रभारी जो है वहां संघ के धर्मपाल जी वो भी पहुंचे हैं, बाकी लोग भी पहुंचे हैं। तो जंग तो जारी है यूपी में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो पिछले कई सालों से आपको कह रहा हूं कि जो दिल्ली और लखनऊ की जंग है वो जबरदस्त है और अभी अपने प्रचंड रूप में वो आ चुकी है। अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से 4 दिन, जो मेरे ख्याल से 3 दिन का दौरा संघ प्रमुख का था, पिछली बार वो बढ़ा के उन्होंने 4 दिन का किया, और वो पहले गोरखपुर गए और उसके बाद लखनऊ में आए, और लखनऊ में उन्होंने लगभग 40 मिनट के लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की, फिर डिप्टी सीएम से बात की, बाकी लोगों से बात की और माहौल को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे माहौल चल रहा है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आग धधक रही है, अनेकों घटनाएं हो रही है। सबसे बड़ा मैटर चल रहा है शंकराचार्य जी का, शंकराचार्य जी भी लगे हुए हैं। दूसरी चीज जो है, जो डिप्टी सीएम है, एक डिप्टी सीएम बहुत तेज चल गए हैं जो सेकंड नंबर वाले थे, फर्स्ट वालों की रफ्तार बदल गई है
और वो ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का कहना ये भी भ्रमित हो गए हैं या रास्ता भटक गए हैं या पाला बदल लिया है, उन पर कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। तो दोनों डिप्टी सीएम में अभी कुछ चीजें साफ क्लियर नहीं आ रही हैं। ब्रजेश पाठक जी एकाएक बटुक ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, आमचन करते हैं, उनके जो है चरण पखारते हैं, और जो है कल वो यहाँ दिल्ली पहुंच जाते हैं। और जो योगी जी के पसंदीदा विधायक है नंद किशोर गुर्जर हमारे लोनी से, जो कह रहे हैं कि 50 गाय डेली कटती हैं लोनी में, वो जो लगातार कह रहे हैं कि गाय कट रही हैं, वो उनके यहाँ आ जाते हैं पाठक जी। अब पाठक जी कानपुर से चल के, लखनऊ से चल के सीधा गाजियाबाद के लोनी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि रास्ता लोनी होते हुए ही आता है, गाजियाबाद लोनी होते हुए दिल्ली आता है। तो ये जो पथ बनाया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं, इसको हमें थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि गुजरात लॉबी जो है, शाम दाम दंड भेद करने के बावजूद बाबा को नहीं हटा पाई है। तो बाबा को हटाने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता खोजा है कि सबसे पहले तो उनकी जो हिंदुत्व की जो छवि है, उसको शंकराचार्य जी के माध्यम से थोड़ा सा धूमिल किया जाए, थोड़ा सा बाबा को कमजोर किया जाए, उनको परेशानी में लाया जाए। एक तो उन्होंने ये वाली चीज करी। दूसरी, यूजीसी वाला पाला फेंका गया। अब जैसे यूजीसी वाला पाला फेंका तो संघ प्रमुख जो है सख्ते में आ गए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। और ये खतरनाक इसलिए है कि हम जो बात करते थे हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे, तो ये तो सिस्टम ही बदल गया। ये तो बटने कटने की बात जो है ठाकुरों में और ब्राह्मणों में ही होगी, बाकी को तो आप भूल जाइए। जाट वाट तो पहले ही कट चुके, दलित तो पहले ही दूर हो चुके, उनका तो लेना देना ही नहीं है। तो ये तो जो हमारे हार्ड कोर वोटर थे, जो हमारे परसेप्शन बनाने वाले लोग थे, जो हमारे लिए सारे जो है वो परसेप्शन घड़ने वाले लोग थे, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। और ब्राह्मण समाज की भी आज एक मीटिंग लखनऊ में हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हमारा सम्मान खतरे में है, वो भी एकता कर रहे हैं। और मजा तब आया जब वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के लोग एक ही मंच पर जय श्री राम बोल रहे थे। तो ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जो चल रही है, उससे कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी घबरा गए हैं, और उनको लगा है कि कहीं ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही भट्टा ना बिठा दे यूपी में, और हम ना रहे दिल्ली के और ना रहे लखनऊ के। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ही घाट के हम ना रहें। उसको संभालने के लिए मोहन भागवत जी लखनऊ पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप परिस्थितियां देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी घिरे हुए हैं दिल्ली में, चाहे वो अमेरिका डील का मामला हो, चाहे अभी हाल ही में जो युद्ध शुरू हो गया उसका मामला हो। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार इजराइल होके आए हैं, बड़ी अनोखी बात है। और आज आप देखिए, हमें नहीं पता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है कि नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता हो गया है कि चाइना से, रशिया से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। जो हमारा बरसों पुराना दोस्त था ईरान, उससे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, क्योंकि हम इजराइल होके आए। हो सकता है प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी रणनीति बना के आए हों इजराइल से, उन्होंने तो बहुत अच्छी डील करी हो, उन्होंने तो बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हो, बहुत अच्छी विदेश नीति करी हो, ये हो सकता है, लेकिन अभी हमारे सामने नहीं आया। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम फिर यूपी की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है मोहन भागवत जी कहीं ना कहीं इस जो बीच में बहुत ज्यादा गहराई आ गई है, बहुत ज्यादा जंग छिड़ गई है, और त्रिकोणीय मामला जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, और लग गया है कि इस जो आपदा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आई है, इस आपदा का फायदा सीधे सीधे विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। चंद महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आग बहुत बढ़ जाए और इसको फिर बुझाना मुश्किल हो और बात हाथ से निकल जाए। शायद इसको ठीक करने के लिए मोहन भागवत जी बार बार लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं। अब बाबा कितने कंट्रोल होंगे, दिल्ली कितना ठंडी होगी, ये तो देखने वाली बात है संजय जी। लेकिन फिलहाल में अगर आप देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि मामला इतनी जल्दी सुलटेगा, क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। क्योंकि आपने देखा कि शंकराचार्य जी को भी जो है रोक लगा दी है कोर्ट ने कि भाई आप इनकी मार्च के एंड तक गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो वहां भी बाबा एक हिसाब से गिरे हुए हैं। तो नया क्या मामला निकल के आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जी।
ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी विषम हो गई है, लग रहा है यहाँ भी कोई मिसाइल गिरने वाली है, हालात ऐसे बता रहे हैं। आपने युद्ध की बात करी, अब अमेरिका की दादागिरी से पूरी दुनिया चिंतित हो रही है कि बताइए क्या है लोकतंत्र के नाम पर किसी भी देश में आप सरकार बदल दो इसलिए उसके मिसाइल पे हमला कर दो, उस देश को तहस नहस कर दो। इराक हो, ईरान हो, जितना आतंक अमेरिका ने फैलाया उतना तो किसी ने नहीं फैलाया। ईरान पर कुछ दिन पहले कहा कि हमने इसके सारे परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए, जून की बात है। तो फिर अब हमला किस नैतिक दृष्टि से किया गया? और इस बार ईरान भी लंबा खेल खेल रहा है। वो जितने सऊदी के देश हैं, जितने यूएई के देश हैं, वो लोग जो शांति है, तटस्थ हैं या अमेरिका के लिए थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, हमला वहां भी हो रहा है। दुबई में एक होटल में एक मिसाइल का टुकड़ा गिरा है, उससे बिल्कुल हंगामा मच गया है। भले दुबई और अबू धाबी को नुकसान ना हो, लेकिन अगर ये मैसेज चला जाएगा कि ये क्षेत्र भी अशांत है, तो दुनिया भर के निवेशक जो आ रहे हैं दुबई में, अबू धाबी में, उन निवेशकों पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा। ये बड़ा खतरनाक संकेत है। हालांकि दुबई का यूएई का कोई मतलब नहीं है, वो लोग तो किसी युद्ध में फंसते भी नहीं है, वो तो केवल डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये युद्ध विकराल होता जाए, जिस तरह से स्कूली छात्राओं के एक स्कूल में एक मिसाइल गिरी है, बहुत सारी दर्जनों बच्चियों के मरने की खबर आई है, कितना दर्दनाक है। गाजा में हजारों बच्चे मासूम कत्ल कर दिए गए। नेतन्याहू को एक मानवता के, सभ्यता के खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जो नृशंस तरीके से लोगों की हत्या कर रहा है। मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री को अजीत डोभाल जी ने बताया था, नहीं बताया था कि आप लौट के आओगे और 3-4 दिन बाद हमला हो जाएगा। पूरी दुनिया में भारत की इस नीति पे सवाल भी खड़े होना स्वाभाविक है कि ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त था और आज हम लोग खामोश हैं, खड़े हैं, नहीं हो रहे हैं। कम से कम भारत को ये कहना चाहिए कि युद्ध बंद होना चाहिए, महात्मा बुद्ध का देश है। आपको क्या लगता है ये युद्ध अगर बढ़ेगा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, भारत पे भी महंगाई वैसे ही चरम पर है और बुरा हाल होगा। आप इस पूरे युद्ध को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए संजय, अगर आप देखें, ये खेल ही तेल का है, ये खेल तेल का है। और हमारे यहाँ तो 2 दिन पहले घोषणा हो चुकी है कि तेल के दाम भी बढ़ेंगे और तेल में E20 खरीदना पड़ेगा आपको, जिसमें ये मिलावट करते हैं, जिस उसकी अभी जो एक नया गन्ने से बनाने वाला एथेनॉल इन्होंने शुरू किया है, और मक्का जो एथेनॉल से बनाने की बात कर रहे हैं, और मक्का तो इंपोर्ट की भी बात चल रही है। भले उसको दूसरे रूप में लाएं, अगर आप मक्का साबुत नहीं लाएंगे तो उसको क्रैश करके लाएंगे, उसको इथेनॉल के रूप में लाएंगे जरूर। तो ये तो तेल का खेल है अमेरिका का। संजय जी, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाह रहा हूं। अगर हम 3 दशक पीछे चले, 90 के दशक में, जब भयंकर युद्ध कई महीनों तक लगातार चल रहा था ईरान इराक का, तो इराक को युद्ध में कौन धकेल रहा था? इराक को हथियार कौन दे रहा था? इराक को हथियार देने वाला शायद यही अमेरिका था। और बाद में इराक का जो हाल किया, सद्दाम हुसैन का जो हाल किया, यही अमेरिका था। और ईरान के साथ कौन था? ईरान के साथ यही इजराइल था। और यही इजराइल अमेरिका से हथियार लेके ईरान को दे रहा था। तो दोनों भाइयों में लड़ाई करा के पहले तो एक को निपटाया, और फिर सद्दाम हुसैन का क्या हाल किया आपने देखा। और आज उसी रास्ते पे ईरान खड़ा हुआ है। लेकिन ईरान की जो स्थिति आज है, ईरान की वो स्थिति 3 दशक पहले से भिन्न है। आज गलतफहमी में है, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो। इतना अंदाजा कभी नहीं रहा होगा अमेरिका को भी। इसराइल तो आपको याद है कि इसराइल तो कह रहा था ये बंदर धमकी दे रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। आज किया है, इसराइल ने एक हमला किया है तेहरान पे, और उसके बदले में देखिए ईरान ने क्या किया है। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ईरान इतनी जल्दी शांति से नहीं बैठेगा। क्योंकि देखिए वहां पे जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, अमेरिका का कहना है कि वहां पे सत्ता बदलनी है, वहां पे इनकी तानाशाही चल रही है, वहां पे इनके पास परमाणु बम बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो कह रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये लड़ाई कमर्शियल है, और ये लड़ाई सिर्फ तेल की लड़ाई है, और इसमें कुछ नहीं है। जिस प्रकार से वेनेजुएला का मामला आपके सामने हुआ, और जिस प्रकार से अमेरिका सब चीजें, और आपने जो बीच में हत्याओं की बात की है, मानवता की बात की है, संजय जी आप किससे आशा कर रहे हैं कि वो मानवता की उसकी बात करेंगे? एप्स्टीन फाइल शायद आप भूल गए, जो उसमें कुछ वीडियो आई है, जो तथ्य आए हैं, अभी तो सारे आए भी नहीं है।
तो आप इनसे आशा करते हैं कि ये मानवता और इंसानियत की बात करते होंगे? आज आपके देश में चर्चाएं चल रही हैं कि 9 साल से 14 साल तक की लड़कियों को एक ये डोज लगाई जाएगी। एक नई डोज तैयार की गई है कि उनको कैंसर हो जाता है और सरकार फ्री में उनको डोज लगाने की बात कर रही है। ये शायद बिलग्रेड जी आए, तो वो आए थे अभी, बिलग्रेड जी वो करके गए हैं। तो बड़ी चिंता भारत की लड़कियों की उनको हो रही है। जो दूसरी असाध्य बीमारी भारत में, उसकी चिंता उनको नहीं हो रही है। अस्पताल नहीं बनवा रहे हैं वो, शिक्षा संस्थान बनवाने में मदद नहीं कर रहे हैं। टीकों पे क्यों इतनी उनकी ध्यान है? टीके लगवाए तो थे उन्होंने कोरोना के भारत में लोगों को, उन टीकों का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो ये लड़ाई कुछ और है और ये लड़ाई दूसरी तरफ जा रही है। अभी तो शुरुआत है, पहला दिन आज है लड़ाई का। ये लड़ाई लंबी चलेगी। जिस प्रकार से हमें दोनों तरफ से चीजें दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। इसमें नए नए मोड़ आएंगे, नए नए तथ्य खुलेंगे, नई नई चीजें सामने आएंगी और नए नए नुकसान और नए नए इंसानियत की मर्यादा, मान मर्यादा खत्म होती आपको इन हमलों में दिखाई देगी। समय समय पर सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जी मलिक साहब, जब प्रधानमंत्री जी गए थे इजराइल, तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारतीय परिधान पहने थे, पैंट शर्ट और भारतीय जैकेट टाइप की। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी तारीफ करी, देखो कितनी बढ़िया बात है, भारतीय वेशभूषा पहनी। तो क्या इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया था कि हम 2 दिन बाद एक ऐसा भयानक नरसंहार करने जा रहे हैं जिससे मासूम बच्चियों को मार डालेंगे, हम रिहायशी इलाकों पे हमला करेंगे हम? और फिर प्रधानमंत्री जी, भारत खामोश है, इतने बेगुनाह मारे जा रहे हैं दुनिया में। एक मौका था भारत शांति की बात करता, आगे आता, लेकिन भारत खामोश है। कभी ऐसा नहीं होता था इंदिरा गांधी के टाइम में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, बाद में भारत एक निर्णायक भूमिका करता था, भारत की बात का एक महत्व होता था। क्या हमारी विदेश नीति अब इतनी कमजोर हो गई है कि हम कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, हम कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे? और ये कमजोर नीति है, ये भारत को कहाँ खड़ा कर देगी, कहाँ हमारी छवि को ले जाएगी, इसकी चिंता किसी को क्यों नहीं हो रही है? देखिए संजय जी, आज नेहरू की बात करना या किसी पूर्व प्रधानमंत्री की बात करना बेमानी है, क्योंकि उसमें आप देशद्रोह के खाते में आ जाते हैं। इसलिए आज की बात करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो भगवा रुमाल लगा के गए थे, और वहां पे जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनकी पत्नी, इजराइल के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी ने भी गेरुआ पहना था। जताता है कि सांस्कृतिक रूप से भी हम कितने आसपास आ चुके हैं। बाकी हम संस्कृति में कितने उनके आसपास हैं, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कमी उन्होंने भी नहीं छोड़ी कि हमारी तो शादी भारतीय रेस्तरां में हुई थी, हमारे तो बच्चे ही भारतीय खाना खा के हुए, शायद नहीं होते अगर वो खाना नहीं खाते, क्योंकि हमारा खाना भी उपजाऊ है। दूसरी बात ये देखिए आप कि वहां पे जो प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, उन्होंने भारत को माँ और इजराइल को पिताजी बता दिया। तो हम सांस्कृतिक तौर पर भी जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम थोड़ा सीरियसली इसको करें, मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल आए और जैसे ही वो इजराइल से आए मामला शुरू कर दो। ये हो सकता है मोदी जी की नॉलेज में भी ना हो, लेकिन आज दुनिया में मैसेज ये गया है कि भारत ने भी इस बात की सहमति दी है कि इजराइल पे युद्ध कर दिया जाए, क्योंकि मोदी जी के निकलने के बाद ही युद्ध शुरू हुआ है। ईरान पर तो ये एक मैसेज चला गया है कि भारत का भी सहयोग, भारत का भी जो समर्थन है वो इजराइल को है, और इसीलिए इजराइल ने हमला किया है। तो ये संदेश देने में भारत कामयाब रहा है, लेकिन इसके क्या नफे नुकसान है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज हमारी जो विदेश नीति है, वो, मैं तो वैसे भी विदेश नीति का कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन जितने विशेषज्ञ हैं या जिन लोगों से भी हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि आज जो हमारी विदेश नीति चल रही है, आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे बरसों पुराने दोस्त थे, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे दूसरे देश हो, वो हमारे दोस्त नहीं रहे हैं। और अमेरिका हमारा दोस्त है कि नहीं है, इसकी गारंटी हमारे पास है नहीं, क्योंकि अमेरिका के साथ जिस प्रकार के रिश्ते हमारे हैं, वो तो पता ही नहीं लग पा रहे कि वो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। और मैं तो ये कह सकता हूं कि इजराइल ने तो ईरान पर हमला किया है, अमेरिका ने तो पहले हमारे ऊपर आर्थिक हमला कर दिया है। इतने करोड़ों रुपए डॉलर का
और इस तरह का जो समझौते की बात कही है, इतने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, तो आर्थिक हमला तो हमारे ऊपर पहले ही अमेरिका कर चुका है, तो हम तो खुद बहुत भुक्तभोगी हैं। अभी रणनीति क्या नहीं बनती है चाइना का, तो चाइना चुपचाप बैठा हुआ है। रसिया ने एक बयान जरूर दिया है, तो क्या ये दो बड़े देश ईरान की तरफ खड़े होते हैं और ये मामला आगे बढ़ता है, उस दौरान भारत की क्या स्थिति होगी और भारत किधर खड़ा होगा, ये देखने वाली बात होगी संदेश। अभी भारत के विषय में कुछ भी कहना मुझे लग रहा है थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन भारत को भी एक तरफ तो आना ही होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। दुनिया के जिस तरफ से बढ़ रही है, भारत को भी एक लाइन क्लियर करनी होगी, वरना हमें भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि कमजोर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतनी सारी बातचीत की, थैंक यू। ये थे KP मलिक साहब, उन्होंने विस्तार से बताया है, विस्तार से जिक्र किया है यूपी की राजनीति का, विदेश नीति का, और किस तरह भारत विदेश नीति में पिछड़ गया, क्या कारण है इसके। मुझको यकीन है आपको बातचीत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।